नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का आज पेपर नंबर 36 आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें आपको साइकोलॉजी के पूरे 30 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ये जो टेस्ट है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 जो कि जुलाई माह में आयोजित होने वाली है, और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा, इन दोनों के लिए बेहद ही ज़्यादा उपयोगी है, चाहे लेवल 1 से हो आप या लेवल 2 से हो। साथ ही सेकंड ग्रेड भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में भी साइकोलॉजी के बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, तो उसके लिए भी ये बेहद उपयोगी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, आप इनमें से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से देखने वाले हैं। मनोविज्ञान का ये टेस्ट नंबर 36 से आपके 100 टेस्ट करवाए जाएंगे साइकोलॉजी के, ठीक है। हिंदी के भी 100 टेस्ट, टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट, और साथ में राजस्थान जीके की 100 तो कला से और 100 टेस्ट इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 1 है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता जैसे गुण किन बालकों में पाए जाते हैं? पिछड़े बालकों में, सामान्य बालकों में, मंदबुद्धि बालकों में और प्रतिभाशाली बालकों में। यहाँ पर उच्च योग्यता की बात की जा रही है, उच्च सृजनात्मकता की बात की जा रही है, उच्च प्रतिबद्धता की बात की जा रही है। तो पिछड़ा और मंद तो बिल्कुल ही गलत हो गया, क्योंकि इनमें तो उच्च नहीं निम्न पाया जाता है साथियों। अब हमारे पास दूसरा और चौथा विकल्प बच रहा है, सामान्य या प्रतिभाशाली। तो जो प्रश्न पूछा गया है उसके अनुसार यहाँ पर ये जो गुण हैं ये प्रतिभाशाली बालकों में पाए जाते हैं। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है, व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक आते हैं। इससे ही व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसकी प्रमुख विशेषता भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है और यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों है। तो यहाँ पर आपको व्यक्तित्व के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। व्यक्तित्व साथियों, शारीरिक रूप से जो हमें बाहरी दिखाई देता है उसके अलावा मनोवैज्ञानिक घटक भी व्यक्तित्व के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तो सत्य कथन है। व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति भी होती है इससे, इसकी प्रमुख विशेषता समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो समय के साथ परिवर्तित लगभग नहीं हो पाती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है, जबकि चौथा विकल्प कह रहा है कि ये आंतरिक एवं बाह्य दोनों हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तित्व आंतरिक और बाह्य दोनों कारकों का योग होता है। तो थर्ड विकल्प ही यहाँ पर असत्य कथन है, यह आपका आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 3 को। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 है, विशेषक उपागम व प्रारूप उपागम का संबंध है, अधिगम से है, समायोजन से संबंध है, व्यक्तित्व से संबंध है और अभिप्रेरणा से संबंध है। तो साथियों, विशेषक उपागम जिसको हम शील गुण उपागम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? शील गुण उपागम। तो शील गुण के आधार पर किसका वर्गीकरण किया गया है? व्यक्तित्व का। और प्रारूप उपागम, जैसे प्रारूप मतलब जैसे अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, इस प्रकार ये प्रारूप उपागम हो गया। तो इन दोनों का ही संबंध किससे है साथियों? व्यक्तित्व से है। आपके तीसरे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। तो चौथा प्रश्न देखते हैं, गांधीवादी व हिटलरवादी विशेषक के कौन से प्रकारों में सम्मिलित है? प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिए। क्या है प्रश्न? गांधीवादी व हिटलरवादी विशेषक। विशेषक मतलब शील गुण। तो साथियों, ये दोनों ही जो प्रकार है किस प्रकार के शील गुणों में सम्मिलित होते हैं? चौथे प्रश्न में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। ये दोनों ही प्रकार व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषक या प्रमुख शील गुणों के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, जो हर किसी व्यक्ति में नहीं पाए जाते हैं साथियों। ये शील गुण जिन व्यक्तियों में पाए जाते हैं उनको यूँ मान लीजिए विश्व प्रसिद्ध बना देते हैं ये शील गुण। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्या है आपके प्रश्न नंबर 5, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसके द्वारा दी गई? आरबी केटल के द्वारा दी गई,
आइंजैक के द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दी गई, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम यहाँ से हटा देते हैं। अब आपके सामने 3 विकल्प है, केटल, आइंजैक और फ्रायड। साथियों 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसको शॉर्ट में हम 16 PF के नाम से भी जानते हैं, 16 PF प्रश्नावली। साथियों ये जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर है, व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, ये रेमंड केटल या RB केटल के द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 है, एक एड्स से ग्रस्त रोगी पूरी तरह से अपने रोग को नकार देता है। यह उदाहरण है दमन का, प्रक्षेपण का, अस्वीकरण का और प्रतिक्रिया निर्माण का। देखो किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि भाई रिपोर्ट आई आप HIV से ग्रस्त हो, मतलब आपको एड्स हो गया है, तो साथियों वहां पर वो कहता है कि नहीं ऐसे कैसे एड्स हो गया है, उस चीज को यदि वो स्वीकार ही नहीं करता है तो इसको ही क्या कहा जाता है साथियों, दमन, प्रक्षेपण, अस्वीकरण या प्रतिक्रिया निर्माण। देखो दमन में चीजों को दबाया जाता है और जहां पर चीजों को नकारा जाता है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम कहते हैं अस्वीकरण। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 6 में सही रहेगा। क्लियर है सभी के छठा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 7। व्यक्तित्व विकास का पंच अवस्था सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, इरिक एरिक्सन ने, कार्ल युंग ने और हेंस आइंजैक ने। साथियों व्यक्तित्व विकास का पंच अवस्था का सिद्धांत जिसके द्वारा दिया गया, आपको उसका चुनाव करना है दिए गए प्रश्न में। तो यहाँ पर पंचकारक सिद्धांत या पंच अवस्था वाला जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का, ये सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है, जिसको हम मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। किस नाम से जानते हैं हम? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो विकल्प नंबर आपका 1 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 पर। चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। साथियों आपके प्रश्न नंबर 8, बार बार किसी स्वप्न का आना, अतीत अवलोकन, एकाग्रता में कमी आना, सांवेगिक शून्यता, ये किन विकारों में आता है? आतंक विकार, दुश्चिंता विकार, सामाजिक दुर्बीती और अभिघातज उत्तर दबाव विकार। देखो बार बार अपने को कोई सपना आता है, हमें ऐसा लगता है अतीत का अवलोकन होता रहता है कि पहले ऐसा हुआ था, एकाग्र व्यक्ति नहीं हो पाता है, सांवेगिक रूप से शून्यता हो जाती है। तो साथियों ये जो विकार है इसको कहा जाता है अभिघातज उत्तर दबाव विकार। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 9 पर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 9, स्वयं भोजन करना एवं कपड़े पहनना तथा अपनी सोच क्रिया को ध्यान में रखना किस बुद्धि लब्धि में सम्मिलित है? 35 से 49 IQ, 20 से 40 IQ, 20 से 34 IQ, 50 से 70 IQ और 0 से 19 IQ। तो देखो खुद भोजन कर लेना, खुद ही कपड़े पहन लेना, अपनी सोच क्रिया को ध्यान में रखना, ये IQ जिस स्तर पर आपसे पूछा जा रहा है, ये चीजें जिस स्तर पर हो जाती है वो IQ कितनी है साथियों? तो 9वें प्रश्न में देखो, जिन बालकों की IQ मतलब बुद्धि लब्धि 50 से 70, ठीक है, कितनी 50 से 70 हो जाती है साथियों, यहाँ पर वो ये चीजें कर लेते हैं। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो साथियों 10वां प्रश्न देखेंगे। पश्चिम फ्रायडवादी विचारकों में आते हैं कार्ल युंग, एडलर, इरिक एरिक्सन और इनमें से सभी। तो बताओ 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? पश्चिम फ्रायडवादी विचारकों में दिए गए विकल्पों में से क्या सभी आते हैं या इनमें से कोई एक निश्चित ही आता है? तो 10वें प्रश्न में आपके जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा विकल्प नंबर 4। इनमें से सभी पश्चिम फ्रायडवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं साथियों। 10वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न देखेंगे। व्यक्तित्व का वह कौन सा प्रकार है जिसमें व्यक्ति को समाज के नियमों का भय रहता है एवं उसके अनुसार ही क्रियाएं करता है? इदम, अहम, परा अहम और इनमें से सभी। प्रश्न को समझो और समझ के उत्तर दो। प्रश्न क्या पूछ रहा है इस चीज को पकड़ने की कोशिश किया करो। देखो व्यक्तित्व का प्रकार पूछा जा रहा है
इसमें व्यक्ति को समाज के नियमों का भय रहता है कि यार अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो समाज वाले मुझे दंडित करेंगे, समाज से निष्कासित कर देंगे, ये चीज़ समाज के लिए गलत मानी जाएगी। आगे पीछे की सोचकर कार्य करना। साथियों, ऐसा होता है अहम वालों के साथ। किसके? अहम। ये विशेषताएं अहम प्रकार का जो व्यक्तित्व है उसके लिए आती है। दूसरा विकल्प सही है। इदम में क्या होता है, हम किसी चीज को से कुछ मतलब नहीं रखते हैं, हमें जो करना है, हम हमारे सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमें सुख प्राप्ति चाहिए। इदम में ऐसा होता है, हमें आगे पीछे कोई मतलब नहीं है, ये चीजें कानून तोड़ देते हैं, समाज के नियम तोड़ देते हैं इदम में। जबकि परा अहम में एक तरह से देवत्व का विकास होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। 12वां प्रश्न है साथियों, ईक्यू के संप्रत्यय के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्पीयरमैन ने, बिने ने, गिलफोर्ड ने और सेलोवी व मेयर ने। तो साथियों, प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर कौन सा रहेगा? EQ। अब आपको आंसर देने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई EQ का क्या होता है। तो EQ का मतलब यहाँ पर सांवेगिक बुद्धि से लिया जाता है साथियों, और सांवेगिक बुद्धि के बारे में सबसे पहले सेलोवी एवं मेयर के द्वारा बताया गया था। साथियों, चौथा विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपको इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। तो प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे तो 13वां प्रश्न है विकास। सिर्फ यहाँ पर विकास लिखा हुआ है। अब आप विकल्पों को देखिए। एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो भाई अच्छी तरह से देख करके आंसर दीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 13 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। देखो, एक निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया विकास नहीं होती है बल्कि वृद्धि होती है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। वृद्धि के साथ चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल वृद्धि के साथ चलती है, लेकिन वृद्धि तो रुक जाती है और विकास नहीं रुकता है। तो ये भी गलत हो गया। बाल्यावस्था के से किशोरावस्था के मध्य चलने वाली प्रक्रिया है, भाई विकास तो शेषावस्था में भी होता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बिल्कुल इसका सही आंसर है साथियों। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि निरंतर तो चलती रहती है, लेकिन धीमी, ज़्यादा, फिर मंद, फिर तेज, इस प्रकार ये चीज़ हो सकती है, लेकिन निरंतर चलती रहती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। तो आपके प्रश्न संख्या 14, सूचनाओं के पुनः स्मरण में परिशुद्धता थ्रस्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता की कौन सी इकाई में आता है? प्रत्यक्षिक गति, स्मृति, आगमनात्मक तर्कना और शब्द प्रवाह। जो थ्रस्टन ने प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत दिया है साथियों, इसमें जो पुनः स्मरण में परिशुद्धता, मतलब किसी चीज को दोबारा से बिल्कुल सही तरीके से याद कर पाना, पुनः स्मरण में परिशुद्धता कहलाएगा। तो ये गति तो नहीं हो रही है प्रत्यक्षिक रूप से, ना ही तर्कना हो रहा है, ना ही शब्द प्रवाह, बल्कि ये किसका उदाहरण है? फिर स्मृति का उदाहरण है। तो आपके प्रश्न संख्या 14 में दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 पर। 15वां प्रश्न देखेंगे। एक व्यक्ति कम शर्मिला हो सकता है जबकि दूसरा अधिक, एक व्यक्ति अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर सकता है जबकि दूसरा कम। यहाँ शर्मिलापन व मैत्रीपूर्ण व्यवहार किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रारूप उपागम का, विशेषक उपागम का, अंतःक्रियात्मक उपागम का, और इनमें से सभी का। देखो, यहाँ पर दो शब्द दे रखे हैं आपके सामने, एक तो शर्मिलापन और एक मैत्रीपूर्ण। ये जो दोनों ही शब्द है साथियों, इसको हम शील गुण के नाम से जानते हैं, और ये किस उपागम के अंतर्गत आते हैं? विशेषक उपागम के अंतर्गत। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 16। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत मनोमितिक उपागम में नहीं आता है? बुद्धि संरचना मॉडल, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत, व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत और बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत। साथियों, यहाँ पर देखो, मनोमितिक उपागम के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत नहीं आता है, ये प्रश्न ये पूछ रहा है।
तो बुद्धि के जो मनोमितिक उपागम है, बुद्धि संरचना मॉडल, प्राथमिक मानसिक योग्यता, व्यवहार का द्विकारक सिद्धांत, ये सभी मनोमितिक उपागम में आते हैं, जबकि बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत संज्ञानात्मक उपागम में आता है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 16 में, वो ही आपका सही उत्तर होगा। ये स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था, त्रितंत्रीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं साथियों। 16वें में चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। ऐसे व्यक्ति जो अकेले रहना पसंद करते हैं और शर्मीले होते हैं तथा सामाजिक द्वंद्वों से पलायन करते हैं, कौन से व्यक्तित्व के प्रकार में सम्मिलित होंगे? अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता, अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो बताओ प्रश्न संख्या 17 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? दोनों ही विकल्प यहाँ पर एक जैसे लगेंगे, अंतर्मुक्ता अंतर्मुखी, बहिर्मुक्ता बहिर्मुखी। ये चारों ही विकल्प आप यहाँ पर बड़े कंफ्यूज हो सकते हो साथियों। देखो, अंतर्मुक्ता और बहिर्मुक्ता ये दोनों ही चीजें हेंस आइंजैक के द्वारा बताई गई है। किसके द्वारा? हेंस आइंजैक के द्वारा ये चीजें आपको बताई गई है। जबकि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कार्ल युंग के द्वारा ये चीजें बताई गई है। अलग अलग सिद्धांत है दोनों। तो यहाँ पर अंतर्मुक्ता, बहिर्मुक्ता, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, कौन से विकल्प को सही करोगे साथियों? 17वें प्रश्न में जो सही उत्तर है, ये जो उपरोक्त जो विशेषता है, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, न कि अंतर्मुक्ता की। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के अनुसार किस बुद्धि की अधिकता रखने वाले लोग विश्लेषणात्मक व आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं और विद्यालय में सफलता प्राप्त करते हैं? गटके बुद्धि, आनुभविक बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न संख्या 18 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? यहाँ पर देखिए, जो स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्रीय सिद्धांत है, उसमें इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, गटकीय, सांदर्भिक और अनुभविक। साथियों, इसमें जो लोग विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक ढंग से सोचते हैं, उसको इन्होंने घटकीय बुद्धि में सम्मिलित किया है। किसमें सम्मिलित किया है? घटकीय प्रकार की जो बुद्धि है उसमें। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो चलिए 19वां प्रश्न, मनोविश्लेषण चिकित्सा का आधार लक्ष्य है मनोरोगियों की पहचान करना, दमित अचेतन सामग्री को चेतन स्तर तक लाना, व्यक्तित्व के इदम के महत्व को बताना और इनमें से कोई नहीं। तो भाई ऐसा है, इनमें से कोई नहीं विकल्प को हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये आपका उत्तर नहीं होगा। पहला, दूसरा या तीसरा। मनोविश्लेषण की बात नहीं की जा रही है, मनोविश्लेषण चिकित्सा की बात की जा रही है। शब्दों को पकड़ना सीखो आप। शब्दों को पकड़ना सीख लिया तो आंसर तो अपने आप निकल के आ जाता है साथियों। 19वें प्रश्न में देखिएगा, मनोविश्लेषण की बात करें तो मनोविश्लेषण में दमित अचेतन सामग्री को चेतन स्तर तक लाया जाता है, लेकिन मनोविश्लेषण चिकित्सा में क्या किया जाता है? मनोरोगियों की पहचान की जाती है साथियों, और यही इसका आधार लक्ष्य माना जाता है। इसलिए प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके 20वां प्रश्न, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं को वापस हम यहाँ से हटा देते हैं। जो बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? 20वें प्रश्न का सही उत्तर दो भाई। तो देखो, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय यहाँ पर किसने दिया था? पहली चीज तो दिया था साथियों यहाँ पर स्टर्न ने। किसने दिया था? स्टर्न ने। तो अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 20 में सही रहेगा, क्योंकि इन्होंने मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया था। तो स्टर्न आपका सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर विकसित करने की बात की जा रही है, तो विकसित इनटू सो का प्रयोग यहाँ पर टर्मन ने कर दिया था इसमें। इस प्रश्न पर इसलिए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि इसका जो सही उत्तर है साथियों, विकसित करने का कार्य टर्मन ने किया। अगर टर्मन विकल्प में है तो टर्मन को सही कर देना। हालांकि दोनों विकल्प में नहीं होते हैं ऐसे प्रश्न में। पिछली बार रीट में ये प्रश्न आया था, लेकिन वहां पर स्टर्न विकल्प में ही नहीं था, इसलिए इसको सही नहीं माना गया, बल्कि टर्मन को सही माना गया था। लेकिन अगर स्टर्न सही होता तो निश्चित रूप से स्टर्न को ही सही माना जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, मैं नहीं जानता हूं कि मैंने ये क्यों किया। यह कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दमन, प्रक्षेपण, अस्वीकरण और युक्तिकरण।
अस्वीकरण का मतलब अस्वीकार तो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यूं कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि मैंने क्यों किया। हाँ, कर दिया, वो मान रहा है उस चीज को, लेकिन उसको पता नहीं कैसे कर दिया। तो साथियों ये प्रक्षेपण भी नहीं है, ये अस्वीकरण भी नहीं है, ये युक्तिकरण भी नहीं है, क्योंकि कोई बहाना नहीं बना रहा है वो, बल्कि ये एक दमन का उदाहरण है। हमारे माइंड में कई सारी चीजें दमित रहती है, अचानक से कभी कभी वो उत्तेजक होकर, मतलब उद्दीपकों से उत्तेजक होकर वो अचानक से बाहर आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए 22वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 22, सृजनात्मकता व बुद्धि में संबंध है, शून्य संबंध, ऋणात्मक संबंध, धनात्मक संबंध और इनमें से सभी। तो भाई सृजनात्मकता अलग होती है और बुद्धि अलग होती है। सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, जैसे मौलिकता है, नवीनता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, ये सारी चीजें सृजनात्मकता में आ जाती है साथियों। और बुद्धि की बात करें तो बुद्धि से हम दैनिक जीवन की समस्याओं का हल करते हैं नॉर्मली। तो देखो इन दोनों में फिर भी कैसा संबंध माना जाता है, धनात्मक संबंध माना जाता है। 22वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 पर। तो 23वां प्रश्न देखते हैं, चिकित्सक के द्वारा जांच तथा किसी भी बीमारी के लक्षण न होने के आश्वासन के बाद भी महत्वहीन लक्षणों को व्यक्ति द्वारा गंभीर बीमारी समझा जाना कहलाता है। काय आलंबिता, स्वकाय दुश्चिंता रोग, विच्छेदी स्मृति लोप और बहुव्यक्तित्व। हम डॉक्टर के पास गए कि मुझे कोई बड़ी बीमारी है, छोटे मोटे लक्षण हैं हमारे पास, डॉक्टर ने मना कर दिया चेक करके कि भाई आपको कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम कि नहीं मुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है और हो सकता है मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। अगर ऐसी चीजें किसी व्यक्ति के साथ होती है साथियों, तो उसको स्वकाय दुश्चिंता रोग के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 23 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न, व्यक्ति भालू या शेर को देखता है, भाग जाता है, इसलिए डर जाता है। यह कथन निम्न में से किस सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है? कैननबार्ड सिद्धांत, जेम्स लेंगे सिद्धांत, स्केक्टर सिंगर सिद्धांत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। तो साथियों ये भालू वाला उदाहरण मैंने पहले भी आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, ये जेम्स लेंगे के सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न देखते हैं, संवेगों के मुख्यतः आधार हैं शारीरिक आधार, संज्ञानात्मक आधार, सांस्कृतिक आधार और इनमें से सभी। तो देखो जो संवेगों के जो मुख्यतः आधार माने जाते हैं साथियों, शारीरिक आधार भी होते हैं संवेगों के, संज्ञानात्मक आधार भी होते हैं, सांस्कृतिक आधार भी होते हैं, मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है ये 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम प्रश्न संख्या 26 की ओर। तो प्रश्न नंबर 26 है आपके, सीता बहुत प्रयास के बाद भी परीक्षा में सफल न हो तो उसमें रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। संवेग उत्पन्न हो सकता है, जबकि राहुल प्रथम प्रयास में ही सफल हो जाए तो उसमें रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, उत्पन्न होने की संभावना है। तो ये जो दो रिक्त स्थान है इसमें दिए गए विकल्पों के अनुसार आपको पूर्ति करनी है। प्रफुल्लित और दुखी, दुख और प्रफुल्लित, आशावादी और निराशावादी, निराशावादी और आशावादी। बहुत प्रयास के बाद भी परीक्षा में क्या हो रही है वो असफल, तो उसमें प्रफुल्लित तो नहीं होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा तो पहला विकल्प हम हटा देते हैं। उसमें आशावादिता भी नहीं आएगी, ये भी हटा देते हैं, बल्कि उसमें दुख नामक संवेग उत्पन्न हो सकता है और वो निराशावादी हो सकती है। और राहुल प्रथम प्रयास में सफल हो रहा है तो प्रफुल्लित या खुश हो सकता है या आशावादिता जैसे चीजें उसमें आएगी। मतलब यहाँ दूसरा और चौथा दोनों ही विकल्प क्या है, इसका सही आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 26 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 27 पर। तो चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 27 है, मेस्लो ने चौथे क्रम पर किस आवश्यकता को रखा? शारीरिक आवश्यकता को, आत्मसिद्धि की आवश्यकता को, सम्मान की आवश्यकता को और प्रेम की आवश्यकता को। देखो मेस्लो का सिद्धांत हमने पढ़ रखा है, अच्छी तरह से पढ़ रखा है। 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है और यहाँ पर पूछ रखा है कि भाई चौथे नंबर पर कौन सी आवश्यकता को रखा। तो पहला शारीरिक है, ये आपका आंसर नहीं है।
दूसरा सुरक्षा की है जो विकल्प में नहीं है। तीसरा प्रेम की आवश्यकता है जो गलत है, यहाँ पर आंसर नहीं है क्योंकि क्या पूछ रहा है चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर है साथियों सम्मान की आवश्यकता, जो कि थर्ड विकल्प में ही दे रखा है यहाँ। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 27 में सही है। बाकी जो दूसरे नंबर पे दे रखा है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ये मैस्लो ने अपने सिद्धांत में 5वें नंबर पे रखी है। ठीक है, तो ओनली थर्ड विकल्प ही आपके 27 में सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो 28वां प्रश्न, मनोसामाजिक अभिप्रेरण में सम्मिलित नहीं है संबंधन, उपलब्धि, शक्ति और काम। ऐसा है, हमने अभी 1-2 टेस्ट पहले एक प्रश्न देखा था, काम से संबंधित ही। ठीक है, काम वासना से संबंधित। उसमें क्या था कि मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन सा है। तो साथियों मनोसामाजिक अभिप्रेरक कौन सा है, और यहाँ पूछ रहे हैं मनोसामाजिक अभिप्रेरण में सम्मिलित नहीं है। तो इस 28वें पृष्ठ में काम जो शब्द है दिए गए विकल्पों के अनुसार देखना है अपन को, क्योंकि संबंध, उपलब्धि और शक्ति ये तो पूर्ण रूप से मनोसामाजिक है, लेकिन काम जो है इसको कई बार जैविक में भी सम्मिलित किया जाता है, कई बार सामाजिक में भी सम्मिलित कर लिया जाता है विकल्पों को देखते हुए। तो इस प्रकार आपके जो चौथा विकल्प है इसको यहाँ पर हम सही करेंगे, हालांकि कई जगह ये मनोसामाजिक में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक और चीज़, 30 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो भी हमें जरूर बता के जाइएगा। किसी प्रश्न में कहीं त्रुटि नजर आती है तो वो भी आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न, अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रोत्साहन या लक्ष्य के कितने प्रकार है? 1, 2, 3 और 4। तो साथियों 29वें प्रश्न में जो सही उत्तर होगा, अभिप्रेरणा के अंतर्गत प्रोत्साहन या लक्ष्य के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। सेकंड विकल्प 29वें में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। आपका 30वां और अंतिम प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाए कि 5 से 2 को गुणा करने पर क्या आएगा, तो इसका उत्तर देने में निहित चिंतन होगा, अपसारी चिंतन होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा, स्वैली चिंतन होगा और अभिसारी चिंतन। स्वैली चिंतन में तो हम इच्छाओं और कल्पनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। अपसारी चिंतन में दिए गए तथ्यों के अनुसार आंसर नहीं निकाला जाता है। साथियों अभिसारी में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो तथ्य दिए गए हैं उसके आधार पर समस्या का हल किया जाता है। जैसे 5 × 2 = 10 हमने बोल दिया डायरेक्टली। कैसे बोला? दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकाल के। तो ये अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। 30वें प्रश्न में यहाँ चौथा विकल्प सही है। ये टेस्ट पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।